हेलो स्टूडेंट, तो ये जनरल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट लेक्चर है। ऑलरेडी हम 5 पार्ट बता चुके हैं जिसमें कि 60 तक क्वेश्चन हो गया है। तो आप पे जाके प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आप ये जनरल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको इससे जो है बहुत सारा टॉपिक क्लियर होगा और बहुत सारा कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो आप पहले वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी कॉल्ड। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी जो टॉपिक है वो आप कंसोलिडेशन में भी, सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो दिया हुआ है सेंसिटिविटी रेसिप्रोकल ऑफ, एक दिया हुआ डिफ्लेक्शन फैक्टर, क्रिटिकल फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और रेजुलेंस फैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 61 का ए आंसर हो जाएगा डिफ्लेक्शन फैक्टर। आइए अब हम देखते हैं सेंसिटिविटी होता क्या है। तो सेंसिटिविटी जो होता है वो चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई यूनिट चेंज इन इनपुट, मतलब आउटपुट बाई इनपुट होता है। ठीक है, आउटपुट बाई इनपुट किसी भी चीज में। तो सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमाइंड बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर एंड द सीरीज रेजिस्टेंस बाय द फुल स्केल रीडिंग इन द वोल्ट। तो इसको हम लोग सेंसिटिविटी से डिनोट करेंगे। सेंसिटिविटी का जो यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम, और जो ये ई है इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट। तो यूनिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, ओम पर वोल्ट होगा। ठीक है, ओम पर वोल्ट होगा। इसका मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो इसको हम लोग चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई यूनिट चेंज इन इनपुट लिख सकते हैं, और इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे सेंसिटिविटी इक्वल्स टू 1 बाई एम्पियर। मतलब सेंसिटिविटी इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सेंसिटिविटी। इस क्वेश्चन में आप इतना ही जानिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए टरबाइन is defined as the ratio of power available at the turbine shaft to the power produced by the runner। देखिए, टरबाइन में एफिशिएंसी कितना कितना टाइप का होता है। एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होता है, एक मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है और एक ओवरऑल एफिशिएंसी। 4 टाइप का एफिशिएंसी होता है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ये किस टाइप की एफिशिएंसी है, इससे पहले हमको समझने के लिए टरबाइन सबसे पहले हम समझते हैं। थोड़ा सा एकदम कम समय में ही सब टरबाइन समझ लिए, क्योंकि इससे पहले टरबाइन के बारे में भी बहुत बार बता चुके हैं। तो टरबाइन मेनली क्या करता है कि जो हीट एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब इतना ही कंसेप्ट आपको याद रखना है टरबाइन में, कि हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। हीट एनर्जी मतलब स्टीम। स्टीम को अगर हम जैसे ही टरबाइन के बकेट के ऊपर में डालते हैं, टरबाइन का जो ब्लेड होता है उस पर पड़ता है तो वो घूमने लगता है, घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसके बाद वहां से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये टरबाइन है, इस टरबाइन में स्टीम जा रहा है, तो स्टीम जाएगा तो ये रोटेट होगा। तो यहाँ से इसको कौन सा एनर्जी मिला, यहाँ से इसका कौन सा हाइड्रोलिक हुआ, एक तरह से पानी से हम लोग स्टीम में कन्वर्ट किए, पानी से स्टीम में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद वो ये क्या, यहाँ पे क्या आया आपका, शाफ्ट इसका घूमा घूमा, शाफ्ट घूमा तो इसमें क्या हुआ, रोटेशन आया, फिर इसको हम जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिए। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कोल, ये क्या है, कोल पावर प्लांट है, मतलब नेशनल थर्मल पावर प्लांट का ये इसका डायग्राम हो गया। सबसे पहले नेशनल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला से हम लोग क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। कोयला जो है सबसे पहले कोल हैंडलिंग प्लांट में आता है, उसके बाद हम लोग कन्वेयर बेल्ट से उसको हम लोग क्रश, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ले जाते हैं जहाँ पे हम लोग को क्रश करना है, क्रश कर लेते हैं। क्रश करने के बाद पल्वराइजिंग प्लांट में क्रश करने के बाद उस कोयला को हम लोग बॉयलर में डाल के क्या कर लेते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद उसका जो धुआं है वो ऊपर से चिमनी से होते हुए ऊपर निकल जाता है, और एक तरफ लगा होता है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्सिपिटेटर। उसके थ्रू क्या होता है, फ्लाई एश जो होता है, जो उसमें क्या पार्टिकल्स होता है वो नीचे बैठ जाता है। इम्प्योरिटीज है, मतलब कोयला जो आया यहाँ से क्रश होके उसको हम लोग बॉयलर में डाले, तो बॉयलर में डाले तो क्या हुआ, वो गर्म हुआ। गर्म होने के बाद धुआं जो है उसका स्मोक जो है वो ऊपर से चिमनी के से बाहर निकल गया। उसका जो पार्टिकल्स हुआ वो ESP के थ्रू, ESP भी इसमें कनेक्ट हो, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, तो ESP के थ्रू क्या फ्लाई एश नीचे की तरफ आ जाता है। इसके बाद जो भी भाप बनता है, मतलब स्टीम बनता है इस बॉयलर के थ्रू, वो टरबाइन में जाता है। इस टरबाइन, ये टरबाइन को घुमा देगा, मतलब रोटेट होने लगेगा। टरबाइन जब रोटेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उससे जनरेटर लगा के वहां पे, जनरेटर लगा के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस कर लेगा। फिर ट्रांसमिशन लाइन टावर से हम लोग जहाँ भी बिजली देना है वहाँ पे हम लोग देते हैं। यही मेनली काम होता है टरबाइन का। तो अब इसमें कौन कौन सा एफिशिएंसी देख सकते हैं यहाँ पे टरबाइन, ये स्टीम आ रहा है यहाँ पे, ये स्टीम यहाँ पे आ रहा है, ये स्टीम आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा है मतलब ये किसमें कौन सा एनर्जी हो गया, ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया। ये कौन सा एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया। ये कौन सा एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया। ये कौन सा एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी। और यहाँ से हम लोग जनरेटर कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से जैसे ही हम जनरेटर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। यही कंसेप्ट होता है टरबाइन का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इफिशियंसी पे। इफिशियंसी पे आए तो सबसे पहला जो इफिशियंसी है हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है, पावर डिलीवर्ड टू द रनर डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड एट इनलेट ऑफ द टरबाइन, मतलब वाटर पावर, ठीक है। पहले क्या हुआ, हीट से क्या किया हम, टरबाइन पे गया, हीट से जो स्टीम है, ये यहाँ से स्टीम जो है टरबाइन पे गया, रोटेट हुआ। तो रोटेट हुआ तो यहाँ पे कौन सा पावर आएगा, यहाँ पे रनर पावर होगा, क्योंकि जो टरबाइन में रनर है, ये पूरा पोर्शन क्या है, रनर है। तो रनर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यहाँ से जो ये मान लीजिए इनपुट हुआ और ये क्या हो गया, आउटपुट हुआ। मतलब रनर का जो पावर है वो आउटपुट हुआ, डिवाइडेड बाय जो इनपुट हुआ वो वाटर पावर हो गया। स्टीम क्या है, एक तरह का भाप है, पानी है। तो ये रनर पावर बाय वाटर पावर जो होगा वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पहला नंबर जो है वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, रनर पावर बाय वाटर पावर। इसके बाद आते हैं हम मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हुआ, पावर डिलीवर टू द रनर, जो रनर पे पावर डिलीवर हुआ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से स्टीम आके रनर को रोटेट किया, रनर पे जैसे ही आया इसके बाद ये टरबाइन पूरा रोटेट होने लगा। तो क्या आ गया, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, पावर एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन डिवाइडेड बाय रनर पावर। ये क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइक टू द रनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। ये क्या आ गया आपका, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ गया। अगर ओवरऑल एफिशिएंसी निकालिएगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी पूरा मतलब वाटर पावर से स्टार्ट हुआ और लास्ट में कहा गया, शाफ्ट पावर तक। तो वो क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगा। तो शाफ्ट पावर बाई वाटर पावर, तो ये यहाँ पे शाफ्ट पावर बाई रनर पावर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो एफिशिएंसी आ गया वो हाइड्रोलिक, और ये एफिशिएंसी जो आ गया वो मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गया। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो गया, NH इंटू NM हो गया, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बस 3 टर्म में आपको देखना है। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले स्टीम, एक पावर हुआ आपका वाटर पावर, इसके बाद कौन सा पावर है, रनर पावर, इसके बाद कौन सा पावर है, शाफ्ट पावर, ठीक है। ये 3 टाइप का पावर हो गया, वाटर पावर, रनर पावर और शाफ्ट पावर। अगर आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालना है तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, रनर पावर बाई वाटर पावर, ठीक है। ये स्टीम एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट होता है। तो अगर ये दोनों के बीच मिलेंगे तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगा, और ये आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इनपुट होगा। फिर से आप कौन सा, मैकेनिकल एफिशिएंसी लेंगे तो ये शाफ्ट पावर जो हो गया वो आउटपुट हो जाएगा, और रनर पावर जो होगा वो इनपुट होगा, ठीक है। शाफ्ट पावर बाई रनर पावर क्या होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी होगा। अब ये दोनों को NH इंटू NM कर देंगे, NH इंटू NM कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये चीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। सही, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप क्या करेंगे, जो रनर पे आया ये आउटपुट हो गया, और जो वहां से टरबाइन पे पानी गया मतलब ये जो स्टीम गया वो इनपुट हो गया। तो ये 3 टाइप का एफिशिएंसी होगा। तो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है the power available at the turbine shaft, which of the following type of efficiency of turbine is defined as the ratio of power available at the turbine shaft to the power produced by the रनर। तो ये क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। 3 टाइप की एफिशिएंसी बता दिया। क्वेश्चन में कोई भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, डायरेक्टली आंसर दीजिएगा। सारा एफिशिएंसी आपको पता चल गया, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, वॉल्यूमेट्रिक और ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको तो अल्टीमेटली क्या है, कंटेंट चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब अगर एक क्वेश्चन से अगर हमको 5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो इससे क्या दिक्कत है। दोस्तों वीडियो जितना हो सके जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक सबके स्टूडेंट के पास पहुंचेगा नहीं तब तक देखें, कंटेंट कितना भी अच्छा रहा है लेकिन जब तक सारे स्टूडेंट के पास पहुंचेगा नहीं तब तक ये देख नहीं पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लोग देखते हैं तो थोड़ा क्या आता है कि जब थोड़ा फास्ट वीडियो अपलोड करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जल्दी जल्दी कंटेंट तैयार करके और हम
वीडियो डालें। आप इसका सिविल का जो पार्ट है प्रीवियस ईयर का, वो ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। वो सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। सर्च करना क्या है, सिविल ज्ञान सिटी JSSC प्रीवियस ईयर, JSSC JE प्रीवियस ईयर, और सिविल ज्ञान सिटी एक चैनल है मेरा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे इस प्रीवियस ईयर सिविल का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उस चैनल को जाकर फॉलो कर सकते हैं। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्वे हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, RCC डिजाइन हो गया, और स्ट्रक्चर जो हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये सारा क्वेश्चन उसमें कवर कराए हुए हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, वो जितना भी टॉपिक है, वो सब कवर किए हुए हैं। तो आप सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे जाके इसको जरूर फॉलो करके लीजिएगा और देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 3 हिंज्ड आर्च। तो 3 हिंज्ड आर्च क्या होता है? ये हो गया आपका आर्च, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर से, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से। आर्च हो गया 3 हिंज्ड आर्च है, मतलब एक हिंज यहाँ पे दे दिए, एक हिंज यहाँ पे दे दिए, और एक हिंज यहाँ पे दे दिए। 3 हिंज्ड आर्च में पहले तो हम निकालेंगे कि इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या होता है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक, आपको ये चीज हम बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में, पार्ट 1 में, कि इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होता है। हिंज है तो 2 होगा, फिक्स सपोर्ट रहेगा तो कितना होगा नंबर ऑफ रिएक्शन, इसमें भी, इसमें कितना होगा, 3 होगा। अगर रोलर सपोर्ट होगा तो इसमें रिएक्शन कितना होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन होता है, तो 2 होता है। रोलर सपोर्ट में 1 हो जाएगा, और आपका फिक्स सपोर्ट में 3 हो जाएगा। अगर इस टाइप का हिंज अगर बीच में कहीं क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम -1 करते हैं। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 है, ठीक है। 2 2 4 हो गया, और ये जैसे ही यहाँ पे हिंज आपको बीच में दिखेगा तो -1 करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो 3 होता है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। 3 जो होता है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा Fx इक्वल्स टू 0, सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0, और सिग्मा Fz इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। सॉरी, सिग्मा Fx Fy और मूवमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशन हो गया, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे -3 करेंगे तो 2 2 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी है वो 0 आ रहा है, ठीक है। देखिए DS जो होता है वो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होता है, स्टैटिक। अब इसको हम पूरा तो यहाँ पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए हम शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो R-3 होता है, ठीक है, प्लेन स्ट्रक्चर के लिए R-3। अब हम 3 हिंज्ड आर्च बोले, मतलब 3 हिंज्ड आर्च, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 हिंज आर्च हो गया, मतलब यहाँ पे भी एक हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, और यहाँ पे भी हिंज है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हिंज्ड आर्च हो जाएगा। तो इसमें अगर आप डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालिएगा तो R जो होता है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन होता है। तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब जैसे ही ये हिंज बीच में क्रिएट किए तो यहाँ पे -1 करेंगे, और यहाँ पे -3 है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम 2 हिंज्ड आर्च में देखेंगे, 2 हिंज्ड आर्च में क्या होगा, ये 2 हिंज्ड आर्च है, ठीक है। यहाँ पे हिंज नहीं दिया, 2 ही जगह पे हिंज दिया है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन, यहाँ पे 2 रिएक्शन, तो R-3 होगा, DS इक्वल्स टू, तो DS इक्वल्स टू R-3 होगा। मतलब यहाँ पे 2 और 2 4, 4 - 3 जो होता है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा, सिग्मा Fx इक्वल्स टू 0, सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0, और किसी भी पॉइंट के बाद मूवमेंट जो होता है वो 0 होता है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोलेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन इससे ये है कि मतलब हम इस इक्वेशन से इस जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको एनालाइज कर पाते हैं। एनालाइज करने का मतलब कि हम इसमें का जितना भी अननोन रिएक्शन है, अननोन जो भी रिएक्शन आ रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये बीम होता है, इस बीम में अगर सिग्मा Fx इक्वल्स टू 0 करते हैं तो ये समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग, मतलब वाई एक्सिस पूरा एल्जेब्रिक सम करेंगे और उसको 0 करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा। उसी तरह वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो उसी तरह ये वाई के एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे उसी तरह फिर मूवमेंट किसी भी पॉइंट के बाद 0 करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरा स्ट्रक्चर में जितना भी अननोन रिएक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे कि सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही वो स्ट्रक्चर का हर जो अननोन रिएक्शन है वो निकल जाए, उसी को हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो यहाँ पे DS
इंडिटरमिनेंसी कितना है यहाँ पे जो इंडिटरमिनेंसी है वो 0 हो गया, इसमें कितना आ गया 1 आ गया, मतलब ये इनडिटर्मिनेट है। ये क्या है डिटर्मिनेट है, जिसका भी ds इक्वल्स टू 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जिसका भी ds इक्वल्स टू अगर 0 से ज्यादा आता है तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हिंज आर्च में ds का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो गया, 2 हिंज आर्च में ds का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो गया। अब फिक्स्ड बीम बोलेंगे, जैसे ही फिक्स्ड बीम आता है तो फिक्स्ड बीम में देख लेते हैं, और एक कंटिन्यूअस बीम है तो फिक्स्ड बीम में क्या होगा, फिक्स्ड बीम किस टाइप के बीम को बोलेंगे फिक्स्ड बीम, तो हम देख लेते हैं। फिक्स्ड बीम ये हो गया, इसमें अगर ds निकालना है तो ds इक्वल्स टू क्या होगा r-3 होगा। r नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। फिक्स सपोर्ट में हम ऑलरेडी बोले हैं कि 3 रिएक्शन है तो 6-3। अगर यहाँ पे बीम है तो 2 लेंगे, क्योंकि हम वर्टिकल वाला नहीं लेते हैं बीम में, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला नहीं लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 2 2 4 -3 बराबर 1 आ जाएगा। फिर भी इसका जो है ds इक्वल्स टू 1 होगा, इसमें ds इक्वल्स टू 1 होगा, इसमें ds इक्वल्स टू 0 होगा। इसी तरह इसमें भी ds का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और आ जाता है अभी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा 3 हिंज आर्च है वो क्या है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, और बाकी ये तीनों जो है वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इतना इसमें तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अभी हम r-3 ही नहीं, इसके अलावा भी एक फार्मूला होता है, तो ये सारा चीज अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ इतना ही रखिए कि 3 हिंज आर्च में ds इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ पे ये जो है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 3 हिंज आर्च है, इस टाइप का ब्रिज होगा। 2 हिंज आर्च में, सॉरी ये भी 3 हिंज आर्च है, ये भी 3 हिंज आर्च है। यहाँ पे जिसमें नहीं होगा ये वाला वो 2 हिंज आर्च हो जाएगा। दोनों में एक ही चीज लिख दी है। अब आते हैं हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर दे रहे हैं आपका, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में ds का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में ds का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जितना भी होगा। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर फुल्ली एडिक्वेट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर, मतलब सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, जो कि सिग्मा fx इक्वल्स टू 0, सिग्मा fy इक्वल्स टू 0, सिग्मा मूवमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर नॉट एडिक्वेट टू फुल्ली एनालाइज द स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, उसको हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, और इसमें डिपेंड करता है तो वो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में। इसमें टेम्परेचर वेरिएशन डू नॉट कॉजेज स्ट्रेस, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ या घट रहा है तो वो स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वो उसके कारण भी एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस जनरेट होता है, सेकेंडरी स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इसमें नहीं होता है और इसमें होता है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में लैक ऑफ फिट के वजह से स्ट्रेस नहीं होता है, और इसमें इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या होगा लैक ऑफ फिट के वजह से क्या होगा स्ट्रेस होगा। लैक ऑफ फिट का मतलब अगर ये स्ट्रक्चर बना है तो इसमें मान लीजिए 3 मीटर का बनाना था, अगर हम 2.99 नहीं किए तो इसके वजह से इसमें क्या होगा लैक ऑफ फिट हो जाएगा। मतलब अगर 3 मीटर का ये मेंबर है, अगर हम 2.99 ही कर दिए तो क्या होगा इसमें स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा उसके वजह से भी स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हो गया। एक्स्ट्रा कंडीशन लाइक कंपैटिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट और कंपैटिबिलिटी और डिस्प्लेसमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू एनालाइज द स्ट्रक्चर, इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन भी चाहिए स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। मतलब सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही, ये जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है उससे ही नहीं सिर्फ एनालाइज होगा, और इसके लिए कंडीशन भी चाहिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी चाहिए इस स्ट्रक्चर को इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। For a 45 degree cranked or bent up bar, the additional length for one bent up is, ठीक है, the additional length for one bent up is। देखिए देखे होंगे आप कि कभी भी आप साइड पे देखे होंगे कि इस टाइप का स्लैब है, हम लोग इस टाइप का क्रैंक बार लगाते हैं, सीधा सीधी नहीं लगाते हैं, इस ऐसे करके जो लगाते हैं,
स्लैब अगर आप कभी देखे होंगे कास्ट होते हुए, सिविल वाले तो खूब बढ़िया से इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इस तरह का हम लोग ये बनाते हैं क्या, बेंटअप बार हम लोग बनाते हैं स्लैब में, बीम में भी करते हैं। तो 45 डिग्री बेंटअप बार में हम लोग कितना कितना प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा क्रैंक्ड कितना प्रोवाइड करें। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0.42 डी। अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है 0.42 डी। तो कटिंग लेंथ जो होता है, कटिंग लेंथ इक्वल्स टू होता है, मतलब ये जो पूरा बार जो कट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जब हमको इस स्लैब में लगाना है तो हम पूरा बार कट करेंगे कि कितना मीटर का बार हम यहाँ पे कट करेंगे ताकि ऐसे मोड़ के हम लगाएं। तो इसके लिए क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब, मतलब इस स्लैब का जो क्लियर स्पैन है, ये डाटा बस इसी तरह, ये फिगर हम कहीं से उठा लिए हैं तो ये डाटा कुछ नहीं है, इस डाटा पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये कटिंग लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, कटिंग लेंथ का फार्मूला क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब, ये जो आपका क्लियर स्पैन है उस स्लैब का लेंथ हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ। ये जो है ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है उसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलेंगे। यहाँ तक के से जो यहाँ तक का जो लेंथ है वो डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा, एलडी हो जाता है, प्लस 2 इंटू इंक्लाइंड लेंथ, ये जो लेंथ है वो इंक्लाइंड हो गया, माइनस 45 डिग्री बेंड इंटू 4 माइनस 90 डिग्री बेंड इंटू 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका किस चीज का, कटिंग लेंथ का। लेकिन हमको ये पता लगाना है कि क्रैंक जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं वो कितना होता है। क्रैंक जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए, तो देखिए यहाँ पे इस ट्रिंगल को हम कर इधर बाहर निकालते हैं, इस ट्रिंगल को हम बाहर निकाल दिए, तो ये मेरा 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो डी है मान लीजिए, ठीक है। और ये हो गया x। तो यहाँ पे अगर हम साइन 45 निकालते हैं तो साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब लंब डिवाइडेड बाई कर्ण होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई x। हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन d डिवाइडेड बाई साइन 45 होगा, d डिवाइडेड बाई साइन 45 होगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। साइन 45 इक्वल्स टू डी बाई एक्स होगा। इस ट्रिंगल में अगर ये थीटा है, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बाई कर्ण, तो डी बाई एक्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू डी बाई साइन 45, मतलब डी बाई साइन 45 का मतलब √2 इंटू डी होगा, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई √2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई 1 बाई √2 होगा, 1 बाई √2 होगा तो डी √2 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा तो 1.414 डी आ जाएगा, 1.414 जो है वो डी आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो ये क्लियर स्पैन हम निकाले हैं, क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू जो है वो क्लियर स्पैन है स्लैब का, ठीक है, प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी एल डी कर दिए, दोनों तरफ 2 इंटू एल डी कर दिए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या था कि ये जो वैल्यू था इतना, वो मान लीजिए इतना होगा, ये इतना होगा, ये वैल्यू जो है वो ये वैल्यू जो है वो हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ये वैल्यू जो है वो हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ठीक है। तो क्या एक्स्ट्रा क्या ले लिए हैं हम लोग, इतना वैल्यू, क्योंकि हम क्लियर स्पेन यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, क्लियर स्पेन जो है वो यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिए हैं, तो ये इतना वैल्यू जो है हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो एक्स्ट्रा ले लिए कि 2 इंटू इंक्लाइंड लेंथ तो हम जोड़ दिए यहाँ पे, 2 इंटू इंक्लाइंड लेंथ तो हम जोड़ दिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हम जोड़ दिए हैं। तो इसमें इसका जो वैल्यू होगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको 1.414 डी, 1.414 डी माइनस डी करेंगे, माइनस 1 डी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.414 डी जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे जो इसका वैल्यू आंसर हो जाएगा 0.42 डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का हम लोग बेंटअप बार्स प्रोवाइड क्यों करते हैं, शियर के लिए प्रोवाइड करते हैं कि शियर इसमें ना आए, उसके लिए हम लोग बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है
इस पोर्शन में यहाँ पे ही क्यों मुड़ा होता है और यहाँ पे नीचे में क्यों रिइंफोर्समेंट रहता है, ये शियर स्टीरअप, इसलिए कि शियर फोर्स जो होता है ना वो सपोर्ट पे, शियर फोर्स जो है वो आपका सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है, सपोर्ट पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रड को इस तरह से मोड़ देते हैं, ऊपर में ले जाके यहाँ पे मोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मोड़ देते हैं, तो इसीलिए ये हो जाता है। तो आपका कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब, ये क्लियर स्पैन प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा आपका LD, प्लस 2 इंटू इंक्लाइंड लेंथ, 2 इंटू ये लेंथ और ये लेंथ दोनों जोड़ दिए, और ये जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं 45 डिग्री बेंड इंटू 4 उसको हम लोग माइनस कर देते हैं दोनों तरफ, या अगर 90 डिग्री बेंड इंटू, ये तो है ही नहीं तो इसको अभी नहीं करेंगे, सिर्फ 45 डिग्री वाले को करेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू दैट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द ISI फॉर बिटवीन ऑफ ग्रेड 45 एंड अबव, ठीक है, तो फिर ग्रेड 45 के लिए डक्टिलिटी वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो इसके लिए जो डक्टिलिटी वैल्यू होता है वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। आइए हम लोग कुछ इसका देखिए, ये डक्टिलिटी टेस्ट मशीन होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्वेट मशीन बोलते हैं, इसी से हम लोग डक्टिलिटी का वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे शुरू में क्या होता है, सैंपल में अगर आप डालिएगा तो इस टाइप का देगा, अब जैसे ही उसमें लोड बढ़ाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके वो एक तरह से खिंचाएगा, खींचने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट पे आके ब्रेक कर जाएगा। तो अब देख लेंगे कि जहाँ से कहाँ से ब्रेक कर ले रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फाइनल पॉइंट है उसके उसके बीच का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, तो वो सेंटीमीटर में उसका यूनिट होता है। विटामिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रेच होगा यहाँ तक, ये स्ट्रेच है यहाँ तक, इसके यहाँ पे आके क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो वैल्यू जहाँ फाइनल है और जो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके बीच के वैल्यू को क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। तो डक्टिलिटी ऑफ विटामिन is its property to elongate under traffic load without getting cracked in a road construction, मतलब कितना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो सकता है, जो विटामिन है कितना ज्यादा इलोंगेट हो सकता है, उसी को क्या डक्टिलिटी में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उस एक पॉइंट के बाद, एक डक्टिलिटी मेंटेन करने के बाद क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ब्रेक कर जाएगा, मतलब जो रोड है वो क्रैक कर जाएगा। तो इसीलिए डक्टिलिटी टेस्ट ऑन ए विटामिन मेजर्स द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर टू विच इट इलोंगेट्स बिफोर ब्रेकिंग। अब डक्टिलिटी टेस्ट जो विटामिन पे करते हैं, द डक्टिलिटी टेस्ट ऑन विटामिन विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग, टू मेजर द डक्टिलिटी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ विटामिन, डक्टिलिटी के जो सैंपल है उसका, विटामिन के जो सैंपल है उसका डक्टिलिटी मेजर करने के लिए करते हैं, टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी फॉर विटामिन फॉर इट्स यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसको कैसे, मतलब कहाँ पे कौन सा विटामिन ग्रेड का यूज होगा, वो चीज हम लोग क्या करते हैं, डक्टिलिटी टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं। तो डक्टिलिटी टेस्ट गिव्स अ मेजर ऑफ एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन एंड इट्स एबिलिटी टू स्ट्रेच इन फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन। इट इज नेसेसरी that binder should form a thin ductile film around the aggregate so the physical interlocking of the aggregate is improved. Binder material having insufficient ductility gets cracked when subjected to repeated traffic load, and it provides previous pavement surface. Ductility of bituminous material is measured by the distance in centimeter to which it elongates before breaking. When two ends of a standard briquette specimen of material are pulled apart at a specified speed and a specified temperature. ठीक है, सिंपली कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है कि डक्टिलिटी बस वही चीज बोल रहा है कि पहले हम लोग मशीन में रखते हैं इसको, ठीक है, इसके बाद अब स्ट्रेच करेंगे तो एक पॉइंट के जाके बाद वहां पे ब्रेक कर जाता है, वही सारा चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ विटामिन डक्टिलिटी के लिए कौन कौन सा रिकमेंडेड वैल्यू है, सुटेबिलिटी ऑफ विटामिन इज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप एंड proposed use. Vitamin with low ductility value may get cracked especially in cold weather. Minimum value of ductility as per specified Indian standard for various grade are as follows. देखिए विटामिन में क्या होना चाहिए कि मिनिमम कुछ ना कुछ डक्टाइल होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर जैसे ही हम उस पे क्या, जैसे ही पेवमेंट पे व्हीकल का मूवमेंट होता है तो क्या होता है, इसको प्रेस करेगा तो खिंचाव होगा, तो ये खींचेगा तो एक पॉइंट के बाद अगर डक्टिलिटी नहीं रहेगा उसमें तो तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक रोड जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो उसी के लिए कुछ सोर्स ऑफ पेविंग विटामिन एंड पेंटेशन ग्रेड और उसका मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू दिया गया है। असम पेट्रोलियम के लिए
मतलब A25 से जिसका ग्रेड है उसका डक्टिलिटी वैल्यू 5 होता है, A35 का 10 होता है, A45 ये ग्रेड है, ये सब ग्रेड है बिटुमिन का। इसके लिए 12 सेंटीमीटर होता है, इसके लिए 15 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अभी हम लोग का जो असम सोर्स अदर देन असम पेट्रोलियम, वो क्या होता है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, S35 से डिनोट करते हैं, एस से शुरू होता है। तो S35 के लिए डक्टिलिटी का जो वैल्यू होगा, मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू, वो 50 सेंटीमीटर होगा, और फिर 45, 65 एंड 90 के लिए वो 75 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ISI फॉर बिटुमिन ऑफ ग्रेड 45 एंड अबोव, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 45 पूछा है, 35 नहीं पूछा है। तो 35 पूछता तो 50 होता, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए हैं, 45 है तो 75 सेंटीमीटर इसका डक्टिलिटी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। अगर नेक्स्ट पार्ट में इसको बताएंगे हम यहाँ पे। ये वीडियो को जितना हो सके अगर अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक करिए। और सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे और भी आपका ये प्रीवियस ईयर का सिविल का क्वेश्चन अपलोड हो गया है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन ए प्लान वाज फाउंड टू बी 240 मीटर व्हेन मेजर्ड विथ a scale with representative factor of 1:100. The distance between the same point with representative factor of 1/500 will be। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/1000 पे जो डिस्टेंस है वो 240 मीटर, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/500 पे डिस्टेंस कितना होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस जो है दोनों का सेम दे रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या दिया हुआ है, 1/1000 पे, 1/1000 पे जो डिस्टेंस है वो 240 मीटर है। तो 1/500 पे कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मैप डिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड पॉइंट बोला है, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ये कांस्टेंट हो जाएगा, मैप डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, ग्राउंड डिस्टेंस हो जाएगा, 1 बाई ग्राउंड डिस्टेंस। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 2 इक्वल्स टू ग्राउंड डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 के लिए क्या होगा, 1/1000 होगा, और इसके लिए 2 का क्या होगा, 1/500 होगा। ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, ग्राउंड डिस्टेंस 2 निकालना है, ग्राउंड डिस्टेंस 1 240 मीटर रहा गया। तो इसका अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो 1/1000 ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 500/1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। डायरेक्टली हम भी यहाँ से काट सकते हैं। तो ग्राउंड डिस्टेंस 2 का जो वैल्यू होगा 240 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 120 मीटर होगा। ग्राउंड डिस्टेंस जो 2 का जो वैल्यू होगा, ग्राउंड डिस्टेंस जो 2 का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 120 मीटर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड आर स्पेसिफाइड एंड डिजिग्नेटेड बाय। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, एक्चुअली हम लोग कंक्रीट के लिए आरसीसी के लिए IS 456 2000 यूज करते हैं, और स्टील के लिए कितना यूज करते हैं, IS 800 2007 यूज करते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड में ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स से हम लोग डिफाइन करते हैं, M4 मिक्स से ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी जो होता है वो कितना हम लोग आसानी से कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो वर्केबिलिटी होता है। देखिए, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो IS 456 में दिया हुआ है 3 टाइप में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है। M10, M15 और M20 जो होता है वो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है। M10 का जो स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब है 28 डेज कितना होगा, M10 के लिए 10 होगा, 15 के लिए M15 के लिए 15 होगा और M20 के लिए 20 होगा।
मतलब अगर कोई कहता है कि M10 ग्रेड का कंक्रीट है, मतलब आपको ये समझना है कि M फॉर मिक्स होता है और 10 फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब जो इसका स्ट्रेंथ होगा M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का वो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो क्यूब का साइज होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट जो है वो बना लेते हैं, मसाला जो होता है जिसको हम लोग ठेठ भाषा में मसाला बोलते हैं, जिसमें कि सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, वाटर होता है इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, और रेडी मिक्सचर भी हम लोग कभी कभी ऐड करते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, कंक्रीट बन गया। कंक्रीट जैसे ही बनता है हम वहां पे क्यूब बना लेते हैं। कंक्रीट पे मान लीजिए कॉलम कास्ट हो रहा है, या फिर कोई फाउंडेशन बन रहा है नीचे में, या फिर कोई बीम बन रहा है, तो उस वहां पे जैसे ही ये सब कास्टिंग होता है तो हम लोग यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं। वो क्यूब का साइज कितना होता है, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm क्यूब का साइज होता है। उसको क्या करेंगे, 28 डेज के बाद, क्यूरिंग करने के बाद 28 डेज में पानी में रखते हैं उसको। 24 घंटा के बाद बनने के, ये क्यूब बनने के 24 घंटे बाद पानी में डाल देते हैं। उसके बाद 28 डेज पे टेस्ट करते हैं। तो अगर आप टेस्ट करिएगा, अगर आप M10 का मिक्स किए रहते हैं, M10 का मिक्स किए रहते हैं, तो इसका जो स्ट्रेंथ आएगा वो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होगा वो M10, M15 और M20 होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट में ये आएगा M25 से लेके M55 तक, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में M60 से लेके M80 तक आएगा। ठीक है, M10 अगर कह रहा है तो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज, ये न्यूटन पर एम स्क्वायर में इतना होगा, ये याद रखिएगा। अब कुछ मिक्स है, जैसे कि M25 का जो मिक्स होता है वो 1:1:2 होता है। मतलब एक सीमेंट, एक बोरा सीमेंट बोलिए, एक तगाड़ी सीमेंट बोलिए, एक कंटेनर में एक सीमेंट लेंगे, एक सैंड लेंगे, और दो क्या लेंगे, एग्रीगेट लेंगे। उसी तरह M20 में यहाँ पे 1 सब में कॉमन है, ये 1 होगा, फिर इसमें 1.5 होगा, इसमें 2 होगा, 1:2:4, इसमें 1:3:6 हो जाएगा, इसमें 1:4:8 हो जाएगा, इसमें 1:5:10 होगा। जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। स्ट्रेंथ जैसे जैसे नीचे आ रहा है स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कॉस्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है। M25 कॉस्ट ज्यादा लाएगा और एज कम्पेयर टू M20, तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। तो अब इसमें जैसे M5 है तो M5 में 1 सीमेंट हो गया, 5 सैंड हो गया, और 10 क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैसे डिफाइन होता है, मिक्स से होता है, मिक्स इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सिंपली आप याद रखिएगा कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल। कांस्टेंट प्रेशर को, प्रेशर किस में होगा, आइसोबारिक प्रोसेस में होगा, आइसोबारिक प्रोसेस में। कांस्टेंट वॉल्यूम किस में होगा, आइसोकोरिक में होगा, आइसोकोरिक। और कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या है, ये मैकेनिकल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। देखिए, कोई भी अगर हम, जैसे भोजन है, फूड को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या होता है, वो ठंडा रहता है, खराब नहीं होता है। ये कैसे हो पाता है, इसका कुछ ना कुछ प्रोसेस ही है। तो देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि हाउ डज फूड स्टे cold and fresh in refrigerator alongside, have you ever noticed even though the entire inner compartment of a refrigerator is cold outside or the back of refrigerator। क्या होता है, ये जो फ्रिज होता है, फ्रिज में क्या होगा, पानी यहाँ पे आप अगर सामान रख दिए तो इधर से ठंडा निकलता है, लेकिन बाहर जाके चाहे एसी होता है उसके बाहर में क्या होता है, गर्मी निकलता है, हॉट एयर निकलता है। मतलब इन यहाँ पे आपको ठंडा लगेगा लेकिन उसके बाहर में देखिएगा तो गर्म निकलता है। ये सब प्रोसेस कैसे हो पाता है, यही सब प्रोसेस जो होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। मतलब बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आपको ठंडा मिलेगा, और बाहर जब आइएगा उसके तो वो वहां गर्म मिलेगा। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अनुसार होता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये डियाबेटिक में x इक्वल्स टू गामा होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आइसो मतलब सेम और बारीक मतलब
प्रेशर, तो जहां पे सेम प्रेशर, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ऑल आर कॉल्ड आइसोबारिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो कोई भी फ्यूल है पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट में, पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट में एक फ्यूल है, when the fuel burns the pressure of the gases generate inside the engine, but if gases are allowed to expand by allowing the piston to move outside, the pressure of the system can be constant। क्या होता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये पिस्टन जो है मूव करता है, लेकिन इसमें का जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये इसका पीवी डायग्राम में कैसे प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबारिक प्रोसेस में। उसी तरह आइसोथर्मल प्रेशर में क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट मींस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे आप वो बोतल लेते हैं, थर्मोफ्लास्क जो बोतल होता है, आजकल बहुत कोविड-19 में वो बोतल बहुत यूज हुआ है क्योंकि सभी लोग उसी में गर्म पानी करके पिए हैं, ठीक है। तो ये अगर बोतल में अगर आप पानी रख देते हैं तो आप 24 घंटा तक चाहे उस बोतल का जितना भी जिस पावर का भी होगा, जनरली मिल्टन वाला बोतल में 24 आवर्स तक 48 आवर्स तक क्या होता है कि उसमें पानी गर्म ही रहता है, गर्म रखिएगा तो गर्म रहेगा, ठंडा रखिएगा तो ठंडा रहेगा। तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है अंदर का। तो इससे क्या हो गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये इसका डायग्राम हो गया पीवी डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस में, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे हीटिंग ऑफ गैस इन ए क्लोज्ड सिलेंडर इज एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक। एक सिलेंडर है उसमें गैस अगर हम हीट करते हैं तो गैस का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, मतलब ये क्या हो रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हीटिंग हो रहा है। द चेंज इन टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, तो W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू P dV होता है, P dV होता है। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस इन विच सिस्टम रिमेन्स क्लोज टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट एट ईच टाइम, सच प्रोसेस इज टर्म्ड एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्या होता है इसमें, सिस्टम जो होता है वो रिमेन्स क्लोज होता है एक स्टेट तक, इक्विलिब्रियम स्टेट तक, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एक पर्सन जो है, एक आदमी जो है वो छत से ग्राउंड फ्लोर पे आया सीढ़ी की मदद से। एक जो आदमी है वो छत से मतलब रूफ से ग्राउंड फ्लोर पे आया विद द हेल्प ऑफ लेडर स्टेप्स। ये क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। बट इफ ही जंप्स फ्रॉम द रूफ टू द ग्राउंड फ्लोर, अगर वो जंप कर देता है तो वो क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। तो इसी को मतलब ये क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के बाद रुक जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में। द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अंदर का जो हीट है वो कांस्टेंट होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट नाइदर इंटर्स द सिस्टम और नॉट लीव्स द सिस्टम। तो उस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q इक्वल्स टू 0 होगा। और थर्मोडायनामिक्स लॉ हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता दिए हैं कि जो डेल्टा Q होता है वो U प्लस W होता है, ठीक है। ये इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्ट्रेट लाइन कर्व इन स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम ऑफ स्टील ओबेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हुक्स लॉ। जो ये स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, एक्चुअली ये स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे जो O से लेके A है ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये क्या होगा, ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। हुक्स लॉ को फॉलो करेगा इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसको हटाते हैं तो स्ट्रेस इक्वल्स टू E इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो सिग्मा इक्वल्स टू E इंटू E हो जाएगा। मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, ये याद रखिएगा। तो O से लेके जो A का वैल्यू है वो क्या होता है, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्ट्रेट लाइन कर्व है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। लिमिट ऑफ OA जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, OA जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, A जो है वो इलास्टिक लिमिट हो गया, B जो है आपका यील्ड स्ट्रेस पॉइंट हो गया या फिर अपर यील्ड पॉइंट हो गया, C आपका लोअर यील्ड पॉइंट हो गया, D आपका अल्टीमेट पॉइंट हो गया, और E जो हो गया वो ब्रेक पॉइंट हो गया। देखिए मान लीजिए माइल्ड स्टील है, मतलब एक छड़ है। अब इस छड़ को आप खींचते हैं तो शुरू में क्या होगा, इलोंगेशन होना स्टार्ट होगा, और ये यहाँ से लेके मान लीजिए सपोज दैट यहाँ तक आया, ए से थोड़ा सा पहले आया। ये जो पूरा कर्व, ये जो पूरा लाइन है ये स्ट्रेट जाएगा, मतलब इस पॉइंट के बाद अगर आप छोड़ते हैं, अगर खींचना छोड़ते हैं तो ये फिर से अपने पोजीशन को रीगेन कर लेता है,
इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जो कि वो उसमें उसके ओरिजिनल शेप में आने का टेंडेंसी हो, उसको हम लोग इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हम जैसे ही स्ट्रेन बढ़ाते हैं, मतलब इलोंगेशन होता है, तो उसमें डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इनिशियल डिफॉर्मेशन होगा, जो बी है वो अपर यील्ड पॉइंट है, सी जो है वो लोअर यील्ड पॉइंट है। इसके बाद अगर हम जैसे ही स्ट्रेच करते हैं, मतलब स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ाते हैं, खींचते हैं, तो एक लास्ट पॉइंट तक जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट तक। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। इसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर में यही जो है इसका लास्ट स्ट्रेंथ है, लास्ट जो स्ट्रेस है उसी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये स्ट्रेंथ हो गया। इसके बाद जो है वो अगर आप उसमें स्ट्रेन बढ़ाते भी हैं, तो अब वो स्ट्रेस मतलब वो उसको सह नहीं पाएगा। अब एक इसके बाद लास्ट में जाके वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ई जो होता है वो ब्रेक पॉइंट होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेस टेंकर फॉर माइल्ड स्टील, ये ओ से लेके जो ए तक है, यहाँ तक थोड़ा सा खाली इसके इधर है, ये लीनियर रीजन है। ठीक है, ये लीनियर रीजन है। ये जो है ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। इसमें हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ बोलता है कि इसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे अब ये इसमें बढ़ते जाएगा इलोंगेशन, ये जो होता है वो परफेक्टली प्लास्टिक और इल्डिंग जोन होता है। ये इल्ड स्ट्रेस हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद ये फिर से रीगेन नहीं करेगा स्ट्रक्चर, जो जो मेंबर है वो फिर से अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के जो अल्टीमेट पॉइंट से लेके जो ये इल्ड पॉइंट तक पोर्शन होता है, लोअर इल्ड पॉइंट तक, उसके बीच के हम लोग जोन को स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोलते हैं। और डी से लेके जो अल्टीमेट पॉइंट से ब्रेकिंग पॉइंट तक के बीच का जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग नेकिंग जोन बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। नेकिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कहाँ कहाँ से होता है, ये सब पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर से जरूर पढ़िए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर। What will be the shear force at the center in a simply supported beam of a span 5 meter having UDL of 2 kilonewton per meter in the entire length? क्या बोल रहा है, shear force पूछ रहा है। shear force सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम हम बोले हैं कि एक तरफ हिंज सपोर्ट, एक तरफ रोलर सपोर्ट, तो इसको हम इसी से डिनोट करते हैं, रिएक्शन से ही। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। shear force इसमें क्या है, यूडीएल लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, कितना का, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5 मीटर है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द शियर फोर्स एट द सेंटर। सेंटर पे शियर फोर्स क्या होगा, सेंटर पे शियर फोर्स क्या होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, हम इसको बढ़िया से बनाते हैं। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, इस पे यूडीएल लोड लग रहा है, ये कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर क्या है, ये 5 मीटर है। सबसे पहले तो आप रिएक्शन निकाल दीजिए इसमें का, ये आर ए हो गया, ये आर बी हो गया। एक्चुअली ये सिमेट्रिकल बीम है, तो यहाँ आर ए इक्वल्स टू आर बी दोनों बराबर होगा, इक्वल्स टू टोटल लोड कितना होगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 होगा। तो आर ए का वैल्यू भी 5 होगा और आर बी का वैल्यू भी 5 होगा। तो आर इक्वल्स टू 5 और आर बी इक्वल्स टू 5 होगा। अब हम यहाँ पे शियर फोर्स निकालते हैं। तो शियर फोर्स किसी भी सेक्शन के अबाउट अगर आपको शियर फोर्स निकालना है, किसी भी सेक्शन के अबाउट अगर आपको शियर फोर्स निकालना है, तो या तो उसके आप लेफ्ट तरफ देखिए या फिर राइट की तरफ देखिए, एक ही तरफ देखना है, दोनों तरफ नहीं है। लेफ्ट देखिए या फिर राइट देखिए। तो हम अभी लेफ्ट देखते हैं। तो हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट पे निकालना है, मतलब 2.5 मीटर पे निकालना है, 2.5 मीटर पे निकालना, 2.5 मीटर पे, 2.5 मीटर पे निकालना है। तो 2.5 मीटर के इधर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ये आपका 2.5 मीटर हो गया। एक तो ये आर ए लग रहा है और ये इतना मेरा यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है ऊपर की तरफ, मान लिए ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसको हम निगेटिव ले लिए, माइनस आर ए। और ये नीचे की तरफ लग रहा है यूडीएल, तो इसको प्लस ले लिए। तो ये कितना लग रहा है, 2 इंटू 2.5 लग रहा है, तो 2 इंटू 2.5। तो आर ए का वैल्यू कितना है, -5 + 5 कितना आ जाएगा, 0 आ गया। मतलब शियर फोर्स का वैल्यू मिड स्पैन पे हमेशा 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूडीएल केस में, तो 0 किलो न्यूटन आएगा, चाहे ये वैल्यू कितना भी रहा है, चाहे ये वैल्यू कितना भी रहा है। हमेशा आप याद रखिए कि शियर फोर्स, अभी हम इसके पहले ही बताए थे कि शियर फोर्स इसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आएगा। तो शियर फोर्स सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है और सेंटर पे क्या होता है, 0। बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, WL²/8 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ब्रेक पावर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ब्रेक पावर का यूनिट क्या होता है, और आपको इसके बारे में लिखना है। ब्रेक पावर का यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में आप कमेंट कर दीजिए। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन सिविल का हम करा चुके हैं, उसको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल तीनों को ही देख सकता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए। अभी हम और भी आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जनरल इंजीनियरिंग का भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।